आज के इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो एनालॉजी का टॉपिक है। तो एनालॉजी एक आपका वर्बल वाले सेक्शन में भी है, तो उसको आप जाके देख लेना। ये नॉन वर्बल वाला सेक्शन है जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के लगभग 10-15 क्वेश्चन के आसपास है, तो उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक बार इसका ट्रिक समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप आपसे बनते चले जाएगा। तो आप लोग भी ट्राई करना अपने एंड से, और नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ फिगर। दो सेट ऑफ फिगर दिया गया है जिसमें से फिगर ए बी सी एंड डी कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉब्लम सेट। पहला वाला जो सेक्शन है वो प्रॉब्लम सेट है, और दूसरा वाला जो 1 2 3 4 5 करके दिया है वो कॉन्स्टिट्यूट द आंसर सेट। तो इसको हम बोलते हैं आंसर सेट। तो एक है प्रॉब्लम सेट और उसी का आंसर सेट बना हुआ है, तो दो फिगर है, ठीक है। देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर ए एंड बी। तो जनरली जो है फिगर ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड डी। हमें एस्टैब्लिश करना है फिगर सी और डी के बीच में सिमिलर रिलेशनशिप जैसा ए और बी के बीच में है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है सुटेबल फिगर फॉर्म द आंसर सेट। मतलब कि वो जो डी वाला सेक्शन है जो मिसिंग है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ये आंसर सेट जो कि 1 2 3 4 5 हो सकता है उसमें से। तो ये पैटर्न है, ठीक है। सिलेबस में है क्या? बिल्कुल है यार। सिलेबस में आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है। रीजनिंग में आपका वर्बल भी पूछ सकता है, नॉन वर्बल भी पूछ सकता है। जनरली जो है वर्बल वाला सेक्शन पूछता है, जो ऑलरेडी आप लोग को ऐप में आप लोग का अपलोडेड है, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। लेकिन मे भी आपसे क्वेश्चन में, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा है आपके सिलेबस में जिसमें विजुअल बेस्ड रीजनिंग भी बोला है, तो आपका जो भी वर्बल सेक्शन का टॉपिक है उसको नॉन वर्बल के केस में भी पूछा जा सकता है। तो सेफ साइड में ये चीजें आपको बताते चल रहा हूं, ताकि नॉन वर्बल भी कुछ आए तो आपके पास एक समझ होना चाहिए कि किस तरह से उसको डील करना है। जितने भी वर्बल कैटेगरी का है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आपको जाके देखना है। जितने भी एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं रीजनिंग के। तो जितना टॉपिक मैंने अपलोड किया है वो सारा का सारा टॉपिक आपको वहां से देखना है, ठीक है। हम जो करने वाले हैं वो नॉन वर्बल वाला सेक्शन है, इमेज बेस्ड। बाई चांस ऐसा आ गया तो बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हमें जो है बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सेट है और दूसरा आंसर सेट है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है, ए बी सी, डी मिसिंग है। उस डी को चूज करना है आंसर फिगर, जो कि 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां पर भी 5 रहेगा तो ये 5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि आपका 5 यहां से मैं निकाल दिया हूं, ताकि आप, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है 4 ही वो रहता है, इसलिए मैं इसमें से कुछ भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैंने कोशिश किया है कि सिर्फ 4 ही रहे ताकि आप लोग को आसान हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है वो किससे रिप्लेस होगा इसमें से? थोड़ा देख के कोशिश करो क्या हो सकता है इसमें। कुछ भी ऐसे आप समझ सकते हो क्या इमेज दिख रहा है। अगर ए और बी सिमिलर तरीके से रिलेटेड हैं तो सी और डी को भी सिमिलर तरीके से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलो, दीपक ने आंसर दिया, और कोई? ठीक है, विजय कुमार। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मतलब कि ये जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ये जो डी है वो इस 3 से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसका पैटर्न क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन में जनरली जब भी इस तरीके से दिखे और आपको यहाँ पे अटपटा टाइप से दिखे आंसर फिगर में कि कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, वो चीज को आपको समझना होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, जब कोई भी चीज सीधा सीधा ना दिखाई दे तो वहां पे एक तरीका इसमें काम करता है कि डायरेक्शन का रोटेशन क्या है, ठीक है। या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो रोटेट हो सकता है। और इसमें एंगल को देखना पड़ता है कि कितने एंगल से कोई भी इमेज रोटेट हुआ है।
जनरली अगर आप एंगल को रोटेशन करना सीख गए तो ये जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाता है, इसमें कुछ भी और करना नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे दो तरह का फिगर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ऐसा है जो कि एक तरह से हाफ शेडेड है और दूसरा ये है कि ये अनशेडेड बोल सकते हो, जिसमें कोई शेड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला सेक्शन है ये वाला, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है वो कैसे रोटेट हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके से ये शेप बना लिया। तो आप देखोगे कि जो ये हाफ शेडेड है, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये जो है इस तरफ आ गया है, इस सेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो हम इसको ये सोचते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। हालांकि इसको समझना भी पड़ता है कि कई बार जरूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज सीधे सीधे कर दो, हो सकता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट होगा तो भी सेम ऐसा आ सकता है, लेकिन आपको इसको रिलेट कराना है, तो यही इसका चैलेंज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको ऐसे रोटेट कराते हैं। अब सपोज कि ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये जो है आपका 135 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, और ये आपका 270 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका 245 वाला डिग्री है। तो आप देखोगे यहां से लेकर यहां आ गया है, मतलब कि यहां पे आ गया है ये वाले सेक्शन में ये। ठीक है, तो यहां तक ये आने में कितना डिग्री ये रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? आप देखोगे कि ये 45 फिर 45 फिर 45, दैट मींस ये 135 डिग्री ये इस तरह से रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा जो हाफ शेडेड है ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, जो अनशेडेड है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये अनशेडेड क्या हुआ है, ये जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा देते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखोगे ये यहां से लेकर यहां फिर यहां गया है, इसका मतलब ये है कि ये 45 45 45 तीन बार, मतलब कि ये भी 135 डिग्री गया है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री गया है, जो कि हमारा अनशेडेड पैटर्न है इस इमेज का। सिमिलरली आपको इसको करके देखना है, क्या ये सिमिलरली वैसा करने से कोई इमेज यहां से बन जाता है, तो वो आपको करके देखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हाफ शेडेड है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री जो है आपको रोटेट कर देना है। तो ये यहाँ पे है, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया और एक बार यहाँ गया, तो ये आ जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला यहाँ चला गया, जिसमें से ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इन दोनों में से एक हो सकता है। उसी तरीके से इसको हम अनशेडेड को क्या करेंगे, इसको हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री जो है रोटेट करना है। तो 1 2 और 3, मतलब कि यहाँ पे आएगा, मतलब एक दूसरे के प्लेस को ये रिप्लेस कर देंगे, अपने अपने जगह को ये रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हमें यहां से यहां लाना है तो कोई है जो अनशेडेड है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन सिमिलर दिया हुआ है, तो इसको आप इसको कैंसिल कर दो यार, ये चार ही ऑप्शन है समझो। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आ जाता है, ये मिसप्रिंट है समझो क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ दो। तो ये सिमिलर है, यहाँ पे आ गया 1 2 3 तीन बार रोटेट होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आ गया, तो ये यहाँ पे आया। तो जैसा ये होके रोटेट होके यहां तक पहुंचा था, सिमिलरली इसी तरीके से आपका ये जो तीसरा वाला है वो भी सेम वही पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इमेज बना लेता है आपका 3 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीन में कुछ नहीं शो हो रहा, क्वेश्चन का छोड़, नहीं यार सब चीज तो शो हो रहा होगा। सभी को प्रॉब्लम है क्या, जो मैं लिख रहा हूं वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इमेज दिखाई दे रहा है जो मैं इमेज बनाया हूं यहाँ पे? अरे यार ऐसा होगा तो दिक्कत है फिर तो। कितने लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, हो रहा है ना, कुछ लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ सबको तो दिखाई दे रहा है यार, एक बार देख लो, रिफ्रेश करके देख लो, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। चलो सबको समझ में आ गया ना पैटर्न क्या है? आपको ये समझना है, सबसे पहला काम ये करना है कि ए और बी को कनेक्ट करके देखना है कि किस रोटेशन के थ्रू आपस में वो इमेज बनाया है, ए से बी कैसे बना है, इस रोटेशन का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको समझ में आया कि एक पैटर्न जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जितने एंगल में रोटेट हुआ है वहां तक पहुंचा है, दूसरा पैटर्न को भी आपको देखना है कि कितने एंगल में वो रोटेट हुआ है और कहां तक पहुंचा है। सेम जो फॉलो आपने यहाँ पे किया है, इसी पैटर्न को फॉलो करके यहां से आपको सी और डी को कनेक्ट करना है, बस यही इसका तरीका होता है। ये अगर समझ गए
तो फिर आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आई होप अगर ये क्वेश्चन बन गया होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने वाला है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखो एक प्रॉब्लम फिगर है और दूसरा आंसर सेट है, तो यहां से आपको ये डी को रिप्लेस करना है इस आंसर फिगर में से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं आप लोग के लिए आसान करने के लिए 5 को पहले से ही मैं हटा दे रहा हूं, ताकि आपको सिर्फ 1 2 3 और 4 को जो है चूज करना है। अच्छा, और एक बार एक्सप्लेन करना है, ठीक है देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ लो, हमें ए और बी को रिलेट कराना है और मेरे पास दो पैटर्न है उसका फिगर का, एक है शेडेड है और दूसरा अनशेडेड है। यहाँ पर भी एक शेडेड है एक अनशेडेड है। तो मुझे ये देखना है कि ये जो शेडेड वाला फिगर है वो यहाँ पे कैसे आया, तो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हाफ शेडेड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से लेकर यहां तक आ गया, यहाँ पे आया मतलब यहां तक आ गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मुझे डायरेक्शन पता चल गया। अब कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एक बार यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब 3 बार गया। 45 45 45 करोगे 135 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा है। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि शेडेड जो है एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री में एंगल में रोटेट हुआ है। मुझे अनशेडेड जो कि यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, तो कैसे चला गया, ठीक है। तो हालांकि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों को आप चेंज कर सकते हो सकता है दोनों में आ जाए, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हो। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किया हूँ, दूसरे को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाओगे ना तो गड़बड़ होता है। तो हमेशा याद रखना, एक अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कोशिश करना दूसरे को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। हालांकि ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप दोनों को सेम डायरेक्शन में भी रोटेट करके देख सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है ना। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर ये एंटी क्लॉक है तो इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके देखता हूँ। एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा एंगल यहाँ पे, उसके बाद में जो है अच्छा मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। तो देखो ये भी 1 2 3 45 45 45 135 डिग्री में इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा ले गया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे हाफ शेडेड को एंटी क्लॉक में 135 रोटेट कराना है और अनशेडेड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री रोटेट कराना है, तो मेरा डी वाला जो पैटर्न है वो मिल जाएगा। तो अब इसको और इसको मुझे सिमिलरली ऐसे ही रोटेट करा देना है, तो अपने आप जो है इसमें से कोई ना कोई एक फिगर मुझे मिल जाएगा, वही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाफ शेडेड को, ये जो हाफ शेडेड है उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है रोटेट कर देता हूं, मतलब कि 135 डिग्री में हाफ शेडेड को, ठीक है। वन, एक सेकेंड ना, जो हाफ शेडेड है उसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया, इसको हटा दो। 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया एक वाला सेक्शन। और आपका अनशेडेड को मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 130, मतलब यहाँ से 1 2 3, तो अपने अपने प्लेस को ये रिप्लेस कर देता है, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक ही फिगर है जो अपने अपने प्लेस को रिप्लेस किया है, मतलब कि अपने अपने प्लेस को जो है एक्सचेंज किया है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। सर एक बार बड़ा सा करके दिखाइए ना इमेज का साथ। अच्छा इमेज छोटा दिख रहा है क्या? चलो यार ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इमेज को मैं ऐसे इसको बड़ा कर देता हूँ। आई होप अभी तो दिखाई दे रहा होगा। अभी दिख रहा है ना सबको? नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा, फिर दिखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो एक बार देख लो इसको।
चलो, तो अब क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि ये वाला जो इमेज है इसका एक जो हाफ शेडेड है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा लेकिन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हाफ शेडेड है और ये अनशेडेड है। तो हाफ शेडेड को मैं क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट कराऊंगा, हाफ शेडेड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करा रहा हूं। तो एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहाँ पे। तो आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घूमेगा 135। तो ये 45, यहाँ से 145 और यहाँ पे 45। तो तीनों मिला के कितना बना लिया, 135 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब जो है मैं इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता हूँ जो कि शेडेड है। तो शेडेड जो है यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे कैसे पहुंचा होगा, तो मैं देखता हूं कि इसको एक तो यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ 45 है, यहाँ 45 और यहाँ 45। तो कुल मिलाकर के ये रोटेट होके चला गया 135 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तो आ गया ना, यहां से होके ये 3 बार यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये बन गया। तो ये 135 जो है क्लॉकवाइज में आया, ये 135 जो है एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। तो इस तरह से पैटर्न बन गया। अब सिमिलरली मुझे यहां पर भी सेम पैटर्न को अप्लाई करना है। हाफ साइडेड को मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो हाफ साइडेड है इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाना है। तो एक बार यहाँ पे 45, 45 और 45 यहाँ पे चला गया। तो ये जो मेरा है हाफ शेडेड यहां से बन जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया आपका 135 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, तो अब मुझे ये जो अनशेडेड पोर्शन है उसको एक बार, दो बार और 3 बार, तो 45, 45 और ये 45, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पे रोटेट होकर के आएगा। तो ये बनाएगा आपका ऐसे वाला सेक्शन, ठीक है, जो कि अनशेडेड है, ये हाफ शेडेड है। तो ये क्या हो गया, रोटेट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 में। तो जैसा मैंने इसके लिए अप्लाई किया वैसा ही सी और डी को रिलेट कर दिया और ये बन गया आपका एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप। तो आपको बस रिलेशनशिप क्रिएट करना है चारों फिगर के बीच में। पहले के दो फिगर जैसे रिलेटेड है, बाकी के जो दो फिगर हैं आपस में सिमिलर तरीके से रिलेटेड होना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यही तरीका है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनता है। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ जाता है और कुछ क्वेश्चन जहां ना समझ में आए तो वहां ये तरीका अप्लाई करोगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अदरवाइज आप सीधा सीधा देख के बनाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन, हालांकि 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको दिखाई कुछ और देगा लेकिन एक्चुअल में उसका आंसर कुछ और होता है। तो वहां पे आप फिर गलत कर देते हो, तो वो चीज नहीं करना है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आपको इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो, विजय ने बोला सी, विक्रांत सी, और कुछ? चलो सब लोगों ने लगभग आंसर दे दिया और सारे के सारे आंसर गलत है ना। तो देखो, विजुअलाइजेशन वाले में यही चक्कर है कि दिखता जैसा है वैसा होता नहीं है। चलो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दीपक ने सही बताया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1। ठीक, अब समझने की कोशिश करना, इसमें दिख कुछ और रहा है लेकिन आंसर इसका कुछ और होता है।
अब कैसा इसको सॉल्व कैसे किया है आप देखोगे तो पहले तो आपको ए और बी को जो है रिलेट करना है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, वही रिलेशन सी और डी के बीच में होना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देखोगे कि ये ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो क्या है आपका एक स्क्वायर है समझो, ठीक, और नीचे जो एलिमेंट है वो सर्कल्स हैं। अब ये कैसा है, ये ऊपर एक सर्कल है और नीचे के एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। अब आप देखोगे कि ऊपर जो एलिमेंट था वो नीचे आ गया और नीचे जो एलिमेंट था वो ऊपर चला गया। और दूसरा पैटर्न ये है कि जो नीचे आया है वो अपने आप में 3 गुना हो गया है, मतलब कि एक सर्कल एक स्क्वायर था वो नीचे जाके 3 स्क्वायर बना लिया है। नीचे में जो सर्कल था वो ऊपर जाके सिंगल हो गया है। बस ऐसा ही आपको सी और डी के बीच में करना है। ऊपर में जो है वो नीचे जाएगा और नीचे जो है वो ऊपर जाएगा, तो नीचे जो आएगा वो 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 ट्रायंगल यहाँ पे बनना है। और ये जो साइन है ये ऊपर जाके सिंगल हो जाएगा, तो एक ही बचेगा यहाँ पे। आप देखोगे कि ऑप्शन ए ही ऐसा है जो ट्रायंगल 3 नीचे आके बना है, और जो नीचे था ये 3 लाइन ये ऊपर जाके सिंगल हो गया है। समझ में आ गया। तो चीजों को लॉजिकली आपको समझना है। रीजनिंग का मतलब होता है जो दिख रहा है वैसा होता ही नहीं है, दिख रहा है वो आसान है लेकिन इसमें लॉजिक काम करता है, वो लॉजिक को आपको समझना है। आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है लॉजिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये लॉजिकल जो रीजनिंग होता है उसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी एक लॉजिक के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, उस लॉजिक को आपको पहचानना है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है समझो, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर। क्वेश्चन तो वही है यार, बार बार पढ़ने का जरूरत है नहीं, आपको सिमिलरली आंसर आपको फाइंड आउट करना है। पहला ए और बी रिलेट जैसा है, सी और डी भी उसी तरीके से रिलेट होंगे। चलो जल्दी से मुझे बताओ। चलो काफी लोगों ने आंसर दे दिया। देखो क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ऊपर में जो है एक तरह का सेमी सर्कल बना हुआ है और ये एरो है, ठीक है, तो डायरेक्शनल है, इस साइड दिखाई दे रहा है। एक सीधा सा लाइन खींचा हुआ है, तो आप देखोगे ये जो दूसरा है बी वाला वो जिसके जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है। तो यहां से एक चीज आपको समझना होगा कि ये कैसे पलटा होगा, कैसे ये कन्वर्ट हुआ है, कैसे इन्वर्ट हुआ है कि ये इस तरीके से बन गया है। तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल वर्टिकली इन्वर्टेड है। वर्टिकली जो है आपको ऊपर के चीज को नीचे जस्ट वर्टिकली इन्वर्ट कर दोगे तभी ये चीज पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, ये समझ लो कि एक तरह का ये इन्वर्ट में वर्टिकली इन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सी को भी आपको ठीक वर्टिकली इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकली इन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब आधा जो खड़ा हुआ है उसको नीचे ले जाना है आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको ये वाला पोर्शन जो है कुछ ऐसे नीचे लाना है कि ये इमेज जो है ऐसा बन जाए, ठीक। तो अब जब आप इसको ऊपर से ऐसे खींच के ऊपर से ऐसे करके लाओगे तो आप क्या पाओगे, ये वाला जो सेक्शन है ये ऊपर हो जाएगा और ये जो है धीरे धीरे नीचे आके ये वाला सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके बनेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे बनाया हूं, ऐसा है ये, अगर मैं इसको ठीक नीचे ले जाऊं तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया, वर्टिकली रोटेट करने का मतलब यही है। तो यहां पे आपको समझने के लिए आपको ये चीज समझ लेना, द फिगर गेट्स वर्टिकली इन्वर्टेड, ऐसे समझ लो इसको लिखने के लिए। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ए है जो कि करेक्ट आंसर है, जो ऐसा दिखाई दे रहा है। आप देखोगे ये वाला फिगर कहाँ पे है,
ये वाला फिगर ये है। बाकी कोई भी फिगर ऐसा नहीं है, जो दिखेगा ऐसा जरूर। हाँ, इसको हॉरिजेंटली अगर बदलना होता तो आप इसको हॉरिजेंटली घुमाओगे तो ये ऐसे बनेगा, इस साइड से इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो वर्टिकली इन्वर्ट होता है और कई बार हॉरिजेंटली इन्वर्ट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ए और बी कैसे आपस में रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी ये वर्टिकली इन्वर्जन वाला जो कनेक्शन है वो इन दोनों के बीच में है, तो आपको सी और डी को भी वर्टिकली इन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्बल वाला में एमसीक्यू करवा दे। वो सारे एमसीक्यूज हैं यार, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाया है वर्बल वाले में वो सब एमसीक्यूज ही हैं। ऑप्शन ना दे के मैंने सीधा सीधा सॉल्व किया था उसको, ठीक है। तो वही चीजें हैं जो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड है। वहां पे मैंने सीधा सीधा सॉल्व करके दिखाया है कि कौन सा उसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सारा चीज जो हम लोगों ने किया है वो सीधा सीधा क्वेश्चन ही मैंने करवाया उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एक इमेज है, प्रॉब्लम फिगर है यहाँ पे, और ये है आंसर फिगर। चलो जल्दी से बताओ। ये तो बहुत आसान है। चलो कुछ लोग देख लिए पैटर्न क्या है। कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं, है ना, समझ में आ गया। चलो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये सर्कल है जो कि 2 है, और ये एक ऐसा हाफ ट्राइंगल बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप बी में चले जाओ तो ये क्या है, आपको देखो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप सी और डी को देखो ही मत, सबसे पहले आपको ए और बी को देखना है। आप सीधा सीधा सी और डी में देखने के जाओगे ना तो फिर बार बार फंसने लग जाओगे आप, ठीक है। हम लोग गलती वही करते हैं, हम सीधा डी को खोजने लग जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें सबसे पहला काम करना है ए और बी को समझना कि वो किस बेसिस पे जुड़े हुए हैं। वो समझ जाओगे तो अपने आप डी निकल जाएगा, आपको डी की तरफ भागना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सर्कल है, 2 है, ये नीचे चले जा रहे हैं इस केस में, और नीचे जाते ही ये सिंगल हो जा रहा है। ये जो नीचे है ये डबल हो जा रहा है, जो सिंगल है वो डबल हो जा रहा है। बस आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, अब ए और बी को भूल जाओ। आप समझो कि ये जो ऊपर है वो नीचे जाके डबल होने वाला है, तो यहां जाके ये डबल हो गया। अब ये जो नीचे है वो ऊपर जाके सिंगल हो जाएगा, तो बात खत्म। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, एक ही चीज दिखेगा जो कि एक सिंगल ऊपर में स्क्वायर है और नीचे हाफ सर्कल टाइप से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये फिगर दिया हुआ है, इसके लिए प्रॉब्लम फिगर और आंसर सेट है यहाँ पे, ठीक। देखो एक बार बना के जल्दी से। चलो काफी लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। देखते हैं ए और बी कैसे रिलेटेड हैं आपस में। आप देखोगे कि यहाँ पे 3 डॉट्स हैं और उसके बाद में ये तीनों आपस में उसके थ्रू जो है कनेक्टेड हैं, लाइंस के थ्रू, ठीक है। जब बी में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये तीनों जो लाइंस हैं ये अपने डॉट को छोड़ करके वर्टिकली जो है इन्वर्ट हो गया है, ठीक है।
तो सिमिलर है, हमको समझ में आ गया कि अपने डॉट को छोड़ रहा है और वर्टिकली इन्वर्ट हो रहा है। अब वर्टिकली यहाँ पे हो सकता है ना, इस केस में तो वर्टिकली नहीं है क्योंकि डॉट इस तरह से वर्टिकली खड़े हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटली थे, तो ये हॉरिजेंटली डॉट है इसलिए वर्टिकली ये इन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डॉट है तो ये अपने आप को हॉरिजेंटली इन्वर्ट करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो बस ये आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों डॉट को ये छोड़ देगा और ये हॉरिजेंटली यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा। तो हॉरिजेंटली इन्वर्ट होने का मतलब है ऐसे ये इन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप को पलट लेगा। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा? तो ये है जो आपका अपने डॉट को छोड़ करके हॉरिजेंटली इन्वर्ट हो गया है। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, जो लोग भी 4 को ऑप्शन को देख रहे हो तो उस चीज को ध्यान में रखना है, वो हॉरिजेंटली इन्वर्ट भी होगा ना, पलट भी जाएगा वो। तो 4 में तो पलटा ही नहीं है ना, वो जस्ट का तस है। इस वाले में ये ऐसा का ऐसा ही है, इसको ऐसे पलटना भी है, तो इसमें थर्ड नंबर में जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया है, इसका पैटर्न समझ में आ गया है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। चलो, एक क्वेश्चन ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉब्लम फिगर में 4 हमारे पास इमेज, 3 हमारे पास इमेजेस है, डी हमारा ब्लैंक है, आपको ढूंढ के निकालना है आंसर फिगर में से। ऑप्शन दिया हुआ है 4। चलो और कोई? ठीक है, पहले ए और बी को देखते हैं तो क्या हो रहा है। आप देखोगे कि ये जो 2 लाइन्स हैं वो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है? और ये जो 2 लाइन हैं वो यहाँ पे चले जा रहे हैं। एक तरह से देखोगे तो ये अपने प्लेस को रोटेट कर रहा है कुल मिलाकर के। ये एक बार यहाँ पे आकर के दूसरे बार, मतलब कि रोटेशन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन यहाँ एक बार आया फिर यहाँ पे आया। उसी तरीके से ये अपने रोटेशन को एक ही बार में खत्म कर दे रहा है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ चले गए, हालांकि रोटेशन सिमिलर हो रहा है। दूसरे तरीके से आप ये देख सकते हो कि एक बार, 2 बार और 3 बार रोटेट होके ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे मतलब क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट हो गया, ऐसा भी सोच सकते हो। 1-2 बार यहाँ पे हो रहा है, तो वो आपके ऊपर है आप कैसा इसको रोटेट कराते हो। आप डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराओगे तो एक बार में यहाँ, दूसरे बार में यहाँ, ये एक ही बार जा रहा है यहाँ तक। हो गया? अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो आपको सिमिलरली वैसे ही करना है। ये वाला जो पोर्शन है उसको 1 और 2 बार यहाँ रखना है, इसको यहाँ ऊपर 1 बार ले जाना है, तो बहुत आसान है। आपको समझ में आएगा कि आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आना है और इसको यहाँ पे जाना है। तो कौन-सा चीज़ है जो ऐसा दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ट्रिक है ना, आप देखोगे कि ये प्लस इधर है और ये माइनस है समझो, तो ये उधर है। तो जैसे ही अपने ये पोज़ीशन में गया है, तो ये अपने आप को चेंज भी कर रहा है ना, ये प्लस बाहर आ जा रहा है और माइनस अंदर चला जा रहा है। उसी तरह से ये जो छोटा लाइन है, ये बाहर चला जा रहा है और ये जो बड़ा लाइन है, ये अंदर ही रह गया है। तो देखोगे तो ये 2 चीज़ें सिमिलर दिख रहा है, ये 1 और 2, लेकिन ये अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ये अंदर है इसका डॉट, तो ये भी अंदर है डॉट। ये इसका जो स्क्वायर है अंदर है, तो ये भी अंदर है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, डॉट बाहर निकल रहा है और स्क्वायर बाहर निकल रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम के प्रेशर में हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, तो हम जल्दी से टिक लगा के आ जाते हैं। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि वो जो अपने प्लेस है उसको, वो जगह को बाहर निकाला है, मतलब कि ये जो डॉट है ये बाहर आएगा, ये सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बस समझना है कि जो अंदर वाला लाइन है वो बाहर आ रहा है, अंदर का जो प्लस है वो इधर बाहर जा रहा है, तो सेम आपको वैसा ही करना है।
अंदर के डॉट को बाहर निकालना है और यहाँ पे रखना है। सिमिलरली जो है आपके स्क्वायर को बाहर निकाल के यहाँ पे रखना है। तो बस वही चीज हुआ है ऑप्शन 2 में। बाकी में जो है अपने जगह को इधर उधर तो कर रहे हैं, लेकिन अपने जो एलिमेंट है वो अंदर बाहर नहीं हो रहा है, जैसे फर्स्ट में है। सेकंड में हुआ है तो अपने शेप को ही जो है पूरा डॉट जो है आपका अंदर में जो है होल है, जबकि उसमें नहीं है, पूरा सॉलिड डॉट है। और इसमें जो है एक में अंदर का अंदर ही है, एक को बाहर निकाला है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो 5 मिनट बचा हुआ है आप लोग का नेक्स्ट क्लास शुरू होने में, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देखोगे कि एक तो बाहर में जो आउटर एलिमेंट है वो क्या है, आपका स्क्वायर है, और जो इनर एलिमेंट है वो ट्राइंगल है। जैसे ही बी में जा रहा है तो अंदर का सॉरी बाहर का जो स्क्वायर है वो अंदर चला जा रहा है, लेकिन सॉलिड हो जा रहा है, ठीक है, मतलब अंदर फुल फिलअप हो जा रहा है, ठीक है। और जो अंदर का एलिमेंट है ट्राइंगल वो बाहर चला जा रहा है, लेकिन एज इट इज जा रहा है, वो अपने आप को जो है फिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलर आपको यहाँ पर भी वही काम करना है, और आप पाओगे कि ये जो ट्राइंगल है ये बाहर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा बाहर। और ये जो सॉलिड मतलब कि जो आउटर जो एलिमेंट है जो कि एक क्या है, स्क्वायर है, वो अंदर जाके सॉलिड बना लेगा, ठीक है। तो ये कुछ पूरा फिल कर लेगा अपने आप को। कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा इमेज दिख रहा है यहाँ पे? तो ये भी है हालांकि ऐसा, लेकिन ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ है ना, तो हमको जैसा ही इसमें है वैसा ही आपको इसमें करना है। तो ये वाला जो है, तो ऑप्शन 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। डायरेक्शन यहाँ पे कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है ना, इसको याद रखना है, बस पोजीशन को इनर आउटर बस चेंज हो रहा है, प्लस जो है आपका जो फील अप है वो याद रखना है कि कहाँ पे फील हो रहा है। तो ये जो भी अंदर गया है वो फील कर ले रहा है, अपने आप को सॉलिड बना ले रहा है। तो ये भी अपने आप को अंदर जाएगा, जब ये आउटर जो शेल आउटर जो स्क्वायर है वो अंदर जाके ये सॉलिड बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो यहां पर है आपके पास एक प्रॉब्लम सेट और दूसरा है आंसर सेट। देखो यहां पे एक चीज समझना है आपको कि 4 ही ऑप्शन में से चूज करना है, एक को तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया है, तो बाकी 2 3 4 और 2 3 4 5 इसमें से 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपको पहले ए और बी को रिलेट करके देखना है। चलो कुछ लोगों ने आंसर दिया क्या? ठीक, तो आपको ये डॉट को ध्यान रखना है, ये डॉट कहाँ पे था और कहाँ पे गया है, और ये अंदर का जो डॉट है वो कहाँ पे था और कहाँ पे गया है। हालांकि वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये बाहरी जो आउटर जो डॉट है, इसको आपको देखोगे तो आप पाओगे कि ये यहाँ से रोटेट होके ये यहाँ चला गया है और ये रोटेट होके यहाँ चला गया है। तो कुल मिलाकर के ये रोटेशन कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, और ये रोटेशन हुआ है 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसको खींच करके यहाँ पे ले गए। अब आपको सिमिलर वही चीज करना है, इसको भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है, मतलब कि इस डॉट को। तो ये डॉट अगर यहां पे आ जाएगा तो ये डॉट कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये डॉट यहां पे चला गया और उसके बाद में ऐसा करके कुछ बनेगा। हालांकि ये सॉलिड है और ये ऐसा है, तो कौन सा दिख रहा है, हालांकि मेरा इमेज ठीक नहीं है, 5 नंबर ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कई बार ऐसे में क्या है ना, हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम इस लाइन को देखते हैं, हमें लाइन को नहीं देखना है, हमें इमेजिन करना है कि अगर ये डॉट इतना रोटेट होगा तो ये लाइन कहां से जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर आप इसको थोड़ा सा वो करोगे,
अब दूसरा चीज, एक चीज ये भी ध्यान देना है कि ये जो डायरेक्शन का वो है, एरो है, ये कहाँ पे जा रहा है, वो चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इधर है ना, इस साइड में है, एकदम बीचों बीच नहीं है। अब आप 3 वाले को देखोगे तो 3 में ये जो एरो है बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये चीज आपको यहाँ से नेग्लेक्ट करना आना चाहिए। एरो को थोड़ा सा अंदर ले जाना है, तो ये अंदर है थोड़ा सा इसके, इस केस में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारे पास प्रॉब्लम सेट और ये है आंसर सेट। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, इसके पैटर्न को समझ लो। देखो ए और बी के बीच में क्या पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो आप देखोगे कि ये जो एरो है यहाँ से सीधा नीचे आ गया है, बिल्कुल ऑपोजिट में आ गया है, और ये यहाँ से यहाँ चला गया है। इससे एक चीज तो हमें समझ में आता है कि ये रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन कैसा हो रहा है उसको समझना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा 180 डिग्री का एंगल का रोटेशन हुआ है, चाहे आप इधर से इधर ले आओ या इसको यहां से ले आओ, तो 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, ठीक है। अब 180 डिग्री रोटेशन अगर ऐसे हुआ है, आप इसको समझो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से सीधा यहां आ गया, और ये अपने आप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधा यहां आ गया। तो एक चीज समझ में आ गया कि इमेज ए और बी के बीच में रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेशन हुआ है, ठीक है। अब इसको भी आपको सिमिलर वही चीज करना है कि इसका जो रोटेशन है उसको 180 डिग्री जो है रोटेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको, ये वाला सेक्शन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सीधा इस साइड में, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो चला जाएगा इस वाले पोर्शन में। कोई ऐसा इमेज दिख रहा है जो अपने आप को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट किया हो, तो आप देखोगे ये तो बिल्कुल इन्वर्टली जो है वो हुआ है, इन्वर्स हुआ है, मतलब कि ऊपर जा रहा था ये नीचे आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड में, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आया है, बिल्कुल आया है, और ये वाला पोर्शन यहाँ आया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। लेकिन रोटेशन का याद रखना, डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो डायरेक्शन जो है इस साइड रोटेट होगा, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये नीचे की तरफ आया है, ये इस तरह से जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आप चाहो तो बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन 3 में किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसमें भी कोई नहीं दिख रहा है, तो वो सीधा सीधा वहां से कैंसिल कर देना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक ऐसा ही चलता है, इसमें बस आपको डायरेक्शन को समझना होता है, इन्वर्जन कैसे हो रहा है उसको समझना होता है, एलिमेंट अपने प्लेस को रिप्लेस करते हैं तो वो किस पैटर्न में रिप्लेस हो रहा है, उसी चीज को इसमें चेक करना होता है। तो अगर किसी भी तरह का और डाउट रहेगा इसको टॉपिक में, तो और हम इसको एक क्लास और खींच सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि इतने में आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो ज्यादातर एनालॉजी में, इमेज बेस्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा, ऐसा ही बनता है, ठीक है। चलो तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम कल के क्लास में एक और नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नॉन वर्बल वाले रीजनिंग वाले सेक्शन में।